हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए हैं जो कक्षा 7वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो एडगेट वर्कबुक आपकी जो मिली है आपको, उस एडगेट वर्कबुक के प्रश्न उत्तर पुस्तिका है ये, तो उसके प्रश्न के उत्तर आपको हम बताएंगे। चलिए, भाषा भारती में हिंदी, और इसका आज हम पार्ट 4 2 कविताएँ, पार्ट 4 में क्या है, 2 कविताएं के पाठ को के जो प्रश्न उत्तर है उन्हें आपको बताएंगे। और इस पाठ का के प्रश्न उत्तर लिखने से पहले आपको क्या करना है, पाठ का अध्ययन करना है। पाठ का अध्ययन, जो 2 कविताएं हैं आपकी, ये कविता है और इस कविता को नागा अर्जुन जी द्वारा लिखा गया है। और कविता क्या है, धिन धिन धा धमक धमक, मेघ बजे दामिनी यह गई दमक, मेघ बजे दादुर का कंठ खुला, मेघ बजे धरती का हृदय धुला, मेघ बजे पंख बना हरिश्चंदन, मेघ बजे हल का अभिनंदन, मेघ बजे धिन धिन। तो इस प्रकार से जो कविता दी गई है, इस कविता में कवि ने बादलों के घिर आने एवं वर्षा काल का मनोहारी वर्णन किया है। इसमें जो इस पंक्तियों में बरसात के मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें जो आपको बादल है उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में बताया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। पाठ 4 2 कविताएं। वर्ष भर में होने वाली ऋतुओं के संबंध में छात्रों से बातचीत करें। जो वर्ष भर में ऋतुएं होती हैं उनके बारे में हमको छात्र छात्राओं से क्या करना है, चर्चा करना है। इसको शिक्षक को ऋतुएं कितनी होती हैं ये पूछना है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों, ऋतु में होने वाले परिवर्तन, यानी कि ये आपको पूरी तैयारी करके बच्चों के साथ शिक्षक को कार्य करना है। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, धिन धिन धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। देखिए यहाँ पे जो एक पंक्ति दी है, धिन धिन धा धमक धमक, ये पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो आपको अलंकार के बारे में मालूम होना चाहिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, अलंकार। जैसे किसी स्त्री या महिला की शोभा कौन बढ़ाते हैं, आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा कौन बढ़ाते हैं, अलंकार बढ़ाते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और एक तीसरा भी अलंकार है आपका, उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है, जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। दूसरा अलंकार है आपका अर्थालंकार। की परिभाषा क्या है, जहाँ शब्दों के कारण जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार किसे कहते हैं, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभयालंकार कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न ये दिया है, पंक्ति दिया है धिन धिन, तो इसमें ध ध ध ध, ये ध वर्ण की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहाँ एक वर्ण की एक से अनेक बार पुनरावृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और यहाँ ध ध ध की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, अनुप्रास अलंकार। ए नंबर उपमा नहीं आएगा, सी नंबर श्लेष भी नहीं आएगा और डी नंबर रूपक भी नहीं आएगा। इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा, बी नंबर अनुप्रास अलंकार। और क्यों आया आपको बताया हमने कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ एक वर्ण की एक से अनेक बार पुनरावृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। जैसे यहाँ ध ध ध क्या है, एक वर्ण है और इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार आएगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है। फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है, ए नंबर अंबर को, बी नंबर कद्दुक को, सी नंबर कदम को और डी नंबर बादल को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कदम को। फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है, कदम को। कदम मीन्स क्या होता है, आपको कदम मीन्स क्या होता है वो भी मालूम होना चाहिए। कदम यानी जो पेड़ की डालियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं, कदम कहते हैं। फिर इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, दादुर का कंठ खुला से आशय क्या है। उत्तर देखिए, दादुर का कंठ खुला का आशय है मेंढक से है। दादुर का कंठ खुला का आशय किससे है, मेंढक से है। बादलों के यूं घिरने और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में तालाबों में मेंढक टर टर करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है। तो आप उत्तर बता देंगे, मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रश्न था आपका, मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो आप बता देंगे, मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है। तो आप उत्तर बताएंगे, वर्षा ऋतु में मोर पक्षी नृत्य करने के लिए जाना जाता है। जैसी वर्षा ऋतु आती है तो मोर पक्षी क्या करने लगता है, नृत्य करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द बताइए। बच्चों यहाँ पे आपको जो दामिनी शब्द है इसके 2 पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आप उत्तर बताएंगे, दामिनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द हैं, नंबर 1 बिजली, नंबर 2 चंचला।
ये किसके पर्यायवाची हो गए? दामिनी शब्द के पर्यायवाची। कौन कौन से हैं? बिजली और चंचला। प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कैसे प्रश्न है? ये लघु उत्तरी प्रश्न है। अभी हमने अति लघु उत्तरी प्रश्न को हल किए थे, अब हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। देखिए, जो आपकी दोनों कविता है उसमें समान ध्वनि वाले जो शब्द आए उन्हें खोजकर आपको लिखना है। जैसे उत्तर में आप लिख देंगे दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्द, जैसे चंदन वंदन, चमक दमक, सीता रीता, बरस तरस आदि। ये क्या हो गए? समान ध्वनि वाले शब्द हो गए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? पंख बना हरिचंदन, पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए। जो आपका पाठ 4 2 कविता है उसमें एक पंक्ति है, पंख बना हरिश्चंद्र। इस पंक्ति का भावार्थ क्या है वो आपको बताना है। तो चलिए इसके भावार्थ देखते हैं। बरसात में सब और पानी भर जाता है, बरसात में सब और पानी भर जाता है, जिससे मिट्टी कीचड़ का रूप धारण कर लेती है और तब हम हरिचंदन सी दिखाई देती है। इस प्रकार इस पंक्ति का आप अर्थ बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। बादल गुस्से में क्यों लग रहा है? तो आप उत्तर बताएंगे। कवि कहते हैं कि बादल बिना किसी अधिकार के लालच भरी आंखों से जाने कब से एक वृक्ष देखने के लिए तरस रहा है। तेरा मन कहता है कि तू कदम को स्पर्श करके अपनी इच्छा को पूर्ण कर ले, इसलिए बादल गुस्से में लग रहा है। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है? टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, जो टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम पंक्ति, यह पंक्ति पृष्ठ क्रमांक 18 मिल जाएगी। और यह आपकी जो टहनी टहनी में कंदुक सम झूले कदम, तो यहाँ पे कंदुक मीन्स क्या होता है? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंदुक मीन्स क्या होता है। कंदुक मीन्स होता है गेंद, कदम मीन्स होता है एक वृक्ष। तो आपको यहाँ कदम, तो इस पंक्ति में उसका उत्तर क्या लिखें? देखिए, इस पंक्ति में वृक्ष की असंख्य शाखाओं के हिलने से, यहाँ पंक्ति के बाद में लगा देंगे। इस पंक्ति में वृक्ष की असंख्य शाखाओं के हिलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कदम का पेड़ एक गेंद के समान झूल रहा है। इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 11। मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मेघ बजे जो आपकी कविता है उसका सारांश अपने शब्दों में आपको लिखना है। जो नंबर 1 स्टार्टिंग में ही है, पहली कविता है, तो ये आपको अपने आधार पे इससे आप लिख सकते हैं। मैंने अपने आधार पे यहाँ बताया हूँ। देखिए, मेघ बजे कविता का सारांश अपने शब्दों में, तो उत्तर क्या होगा? बादलों की गड़गड़ाहट से पृथ्वी का प्रत्येक जीव जंतु व वनस्पति रोमांचित है। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल होता है। और उसके बजे में गड़गड़ाहट से पृथ्वी का प्रत्येक जीव जंतु वह वनस्पति रोमांचित है। बादलों के झरोकों में से रह रहकर बिजली की चमक दिख रही है। बादलों के यो घिरने और वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में तालाबों में मेंढक टाटर करने लगे। बरसात के होने से गर्मी से व्याकुल और गंदली हुई धरा भी संतुष्ट और साफ हो गई है। इस प्रकार आप अपने शब्दों में जो मेघ बजे कविता का सारांश लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में कहा है वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। तो हमने यहाँ पे वर्षा ऋतु पे 10 वाक्य लिखे बताए हैं। आप अपने आधार पे, जैसे हमने अपने आधार पे बताया, आप अपने आधार पे भी वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है उसके बारे में 10 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे वर्षा ऋतु पे 10 वाक्य क्या है? नंबर 1, वर्षा ऋतु सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है। नंबर 2, वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी भी कहा जाता है। नंबर 3, वर्षा ऋतु जुलाई माह से शुरू होती है। नंबर 4, मानसून के कारण वर्षा ऋतु में काफ़ी अधिक वर्षा होती है। नंबर 4, वर्षा ऋतु में आसमान साफ और नीले रंग के दिखाई देते हैं। नंबर 6, वर्षा ऋतु में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। नंबर 7, वर्षा ऋतु में सभी जगह हरियाली होती है। नंबर 8, वर्षा ऋतु में पानी की कमी पूरी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा आपका नंबर 9, वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। और नंबर 10, वर्षा ऋतु में बहुत सी बीमारियां होती हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 12 था, वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए, तो आप वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप अपने मन से भी, अपने आधार पर भी लिख सकते हैं कि वर्षा ऋतु से क्या क्या होता है वर्षा ऋतु में। तो आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पार्ट 4 था, पार्ट 4 2 कविताएं यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके प्रश्न उत्तर जो आपको हमने समझाया, यदि आपको इनके प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।